मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कुछ छोटी-छोटी घटनाओं, खबरों के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो प्री 2025 के एग्ज़ाम की दृष्टि से मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मालूम पड़ रहे हैं। देखिए, जो प्री में करंट पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्ज़ाम होने हैं मई बिल्कुल लास्ट में। इसका मतलब है कि 2 महीने पहले तक के करंट अफ़ेयर्स पर प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बहुत गहराई से देखने और विश्लेषण करने पर मैंने पाया है कि दिसंबर के बाद से जो घटनाएं घटी हैं, अगर मान लीजिए कि टोटल करंट अफ़ेयर्स पर 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसमें 10 क्वेश्चन जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के हो सकते हैं। उसमें आप दिसंबर को भी शामिल कर सकते हैं। यानी कि पिछले जो 4 महीने होंगे, परीक्षा से अगर आप जोड़ेंगे तो 6 महीने। परीक्षा के जो 2 महीने हैं, अप्रैल और मई, इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जनरली नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि पेपर के सेट करने की प्रक्रिया चल रही होती है। मार्च तक के प्रश्न पूछे जाएंगे और मार्च, फरवरी और जनवरी जैसे जैसे हम पीछे हटते चले जाएंगे, प्रश्नों की संभावनाएं कम होती चली जाएंगी। इसलिए जो मार्च का महीना है, करेंट अफेयर्स की दृष्टि से आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है। और यह आपके लिए कितनी अच्छी खबर भी है, क्योंकि ताज़ा ताज़ा महीना है, ताज़ी ताज़ी खबरें पढ़ेंगे तो उनके सही बनाए जाने की संभावनाएं भी तो उतनी ही ज़्यादा हो जाती हैं। तो मार्च के महीने में खासकर जो करेंट अफेयर्स से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी घटनाएं होंगी, उन पर आप विशेष ध्यान दें और मैं अपने डेली ऑडियो लेक्चर में उनकी तो चर्चा करूंगा ही करूंगा। फ्रेंड्स, एक सूचना है, एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। जो पहली खबर है वो ये है कि अब कनाडा में ट्रूडो युग समाप्त हो गया है। जस्टिन ट्रूडो नाम आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना हो तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जी हाँ, ये कनाडा के प्रधानमंत्री थे। 9 साल से लगातार कनाडा के प्रधानमंत्री बने रहे और अंत तक पहुँचते पहुँचते भारत के साथ इन्होंने अपने संबंध बहुत खराब कर लिए। भारत ने कोशिश की कि कनाडा के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण न हो, लेकिन जस्टिन में ऐसा लगता है जैसे कि कोई डिप्लोमेटिक समझ ही नहीं थी। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि किसी तरह से अपनी सत्ता को बनाए रखा जाए, क्योंकि उनकी जो सत्ता थी वो अपने ही पार्टी के सांसदों के आधार पर नहीं टिकी हुई थी, उन्हें दूसरी पार्टी का समर्थन लेना पड़ा था। और उनकी जो दूसरी पार्टी थी वो खासकर वहाँ सिख समुदायों के तुष्टिकरण पर आधारित थी, खालिस्तान का समर्थन करने वाली थी। सीधी सी बात है कि अगर खालिस्तान का समर्थन करने वाली पार्टी होगी तो भारत के विरोध में होगी। तो जस्टिन ने उनका समर्थन किया और एक घटना फिर ऐसी घटी, निज्जर हत्याकांड की, तो उसको लेकर के फिर भारत और कनाडा के रिश्तों में ज़बरदस्त रूप से तनातनी आई। और बात यहाँ तक बढ़ी कि कुछ महीनों पहले, लगभग 6 महीने पहले, भारत को कनाडा स्थित अपना दूतावास बंद करना पड़ा और अब कनाडा के राजदूत और राजनयिकों को भारत छोड़ने के आदेश देने पड़े। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि मार्क कार्नी, नाम याद रख लीजिए, मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री होंगे। और चूंकि अब प्रधानमंत्री में बदलाव हो रहा है तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि दोनों देशों के बीच जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघलेगी और भारत संभवतः बहुत जल्दी ही अपने उच्चायुक्त की वहाँ नियुक्ति कर देगा। यहाँ मैंने कहा उच्चायुक्त की। हो सकता है कि आप इसके बारे में जानते हो, क्योंकि बहुत ही अनजान सच नहीं है ये, कि जब विदेशों में हम अपने एम्बेसडर अपॉइंट करते तो उन्हें हम कहते हैं राजदूत, लेकिन कुछ एम्बेसडर्स को हम कहते हैं उच्चायुक्त। तो ये उच्चायुक्त किन देशों के एम्बेसडर होते हैं? राष्ट्रमंडल के बारे में आपने सुना होगा। राष्ट्रमंडल उन राष्ट्रों का एक समूह है
जिन पर कभी न कभी ब्रिटेन की सत्ता रही है। तो ब्रिटेन जब इन देशों को आज़ाद करने लगा तो उसने एक राष्ट्रमंडल संगठन बनाया, और ये आपके ऊपर था कि आप उसके सदस्य बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। तो जो भी देश राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, वे जब एक दूसरे के यहाँ एम्बेसडर अपॉइंट करते हैं तो उन एम्बेसडर्स को कहा जाता है उच्चायुक्त। और इसके अतिरिक्त जब दूसरे देशों में एम्बेसडर अपॉइंट किए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है राजदूत। बस इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, कनाडा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट देश है, क्योंकि कनाडा में लगभग 13 लाख भारतीय रहते हैं। कनाडा की आबादी बहुत कम है। 13 लाख भारतीय का मतलब है कि वो वहाँ की पॉपुलेशन का 6% कवर करते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि हर साल 1 लाख लोगों को कनाडा की नागरिकता मिलती है, और ये जो 1 लाख होते हैं ये भारत के लोग होते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि कनाडा में हमारे देश के लगभग 4.25 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। किसी भी देश में ये सबसे अधिक है। इतने स्टूडेंट किसी भी एक देश में हमारे नहीं हैं। और फिर कनाडा में जितने भी विदेशी स्टूडेंट हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है। और आप जानते हैं कि इस तरीके से भारत के जो लोग हैं वो कनाडा को कितना रेवेन्यू दे रहे होंगे। तो कनाडा के लिए भी ये आसान नहीं है कि वो भारत की उपेक्षा कर सके। दोस्तों, हम लोगों को कनाडा जाने का मौका मिला है। हम लोग वहाँ लगभग 25 दिन रहे हैं। मैं लेक्चर टूर में गया था, मैं और मेरी पत्नी। कनाडा वास्तव में बहुत खूबसूरत शहर है। वहाँ का जो जीवन स्तर है अमेरिका से भी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा देश है। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट खबर थी। जो दूसरी खबर है दोस्तों, वो वानुआतू से संबंधित है। वानुआतू, कुछ अखबारों ने इसे वनातू भी लिखा है। स्पेलिंग है VANUATU, वानुआतू। ये दक्षिण प्रशांत का एक छोटा सा आइलैंड है। कितना छोटा आइलैंड होगा आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ की जो आबादी है वो 3.25 लाख के आसपास है। यानी कि 3.25 लाख की आबादी का यह देश है और बाकायदे रिपब्लिक है, रिपब्लिक कंट्री है। पहले फ्रांस और ब्रिटेन सामूहिक रूप से इसका एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। बाद में 1980 में यह पूरी तरह से आज़ाद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ स्वतंत्रता आंदोलन जैसी स्थिति बन गई। तो 1980 के बाद यह अब एक गणराज्य बन चुका है, दक्षिण प्रशांत का द्वीप। तो मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? ऐसी क्या बात हो गई? कुछ न कुछ तो बात हुई ही होगी। आपने एक नाम सुना होगा, उद्योगपति ललित मोदी। ललित मोदी पिछले 15 सालों से हमारे देश में आर्थिक अपराध करके फरार हैं। पहले वे लंदन में रहे, फिर बाद में वो वानुआतू पहुंच गए, और वानुआतू पहुंचने के बाद उन्होंने वहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया। वहाँ उन्हें नागरिकता भी मिल गई। लेकिन भारत की नागरिकता का नियम आप जानते हैं कि अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। उन्हें वानुआतू की नागरिकता मिल गई, तो उन्होंने लंदन ऑफिस में जो हमारा अपना जो उच्चायोग है वहाँ अप्लाई किया कि भाई मैं ये नागरिकता सरेंडर करना चाहता हूँ। तब फिर हमें पता लगा कि अच्छा वानुआतू है। भारत तो लगातार इस कोशिश में था कि चूंकि वो आर्थिक अपराधी हैं उन्हें भारत भेजा जाए, लेकिन यहाँ इंटरनेशनल लॉ या दो देशों के बीच में जो आपसी संधियाँ होती हैं उस पर ये बात ज़्यादा डिपेंड करती है। तो लंदन से भी भाग करके वानुआतू पहुँच गए, वहाँ की उन्होंने नागरिकता ले ली। बाद में जब वानुआतू के प्रधानमंत्री को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने फिर अपने नागरिकता आयोग को, नागरिकता देने वाली जो एजेंसी होगी, सरकारी एजेंसी, उसका नाम है नागरिकता आयोग, तो उसको निर्देश दिया कि ललित मोदी की नागरिकता रद्द की जाए, क्योंकि वे प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद अब ये कार्यवाही शुरू हो गई है। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। ये तो ललित मोदी हैं। क्या आपने नीरव मोदी का नाम सुना है? नीरव मोदी, जी हाँ, ये हीरा कारोबारी हैं। ये भी आर्थिक अपराध करके भाग गए और इन्होंने भी बाकायदे वानुआतू की नागरिकता ले ली थी, और इसी प्रक्रिया के तहत इससे पहले नीरव मोदी के भी नागरिकता को रद्द कर दिया गया था।
इसी वजह से वानुवातु अभी चर्चा में आया है, जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। दोस्तों, अंतिम एक छोटी सी खबर। अखबारों में इसे फिलहाल बहुत जगह नहीं मिल पा रही है, लेकिन एनडीटीवी ने इसे बहुत विस्तार के साथ कवर किया था, और वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में एक साइक्लोन आया है, और काफ़ी खतरनाक साइक्लोन है, काफ़ी उससे बर्बादी हो रही है। उस साइक्लोन का नाम है अल्फ्रेड। अल्फ्रेड साइक्लोन, तूफान। बस इतना भर आप याद रखिएगा। अल्फ्रेड एक साइक्लोन है, तूफान है, चक्रवाती तूफान, जो ऑस्ट्रेलिया में आया है। यदि प्रश्न पूछे भी जाते हैं तो लगभग लगभग बस इसी प्रकृति के होते हैं। तो दोस्तों, आज के समाचारों के बारे में बस इतना ही। अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।